दोस्तों, तो स्वागत है आपसे का फिर से एक बार एक्सलेंट कोचिंग लोहरखा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर, जो कि क्लास 8 का साइंस है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पूरे किताब मैंने देख लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से है। खैर कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है। अब देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन से मैं शुरू करूँगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में खाली स्थान भरना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के साथ करें। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं उसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पहले में भराएगा। दूसरा है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पेसीज क्या कहलाती है? जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले स्पेसीज कहलाती है स्थानिक स्पेसीज। ठीक है, स्थानिक स्पेसीज। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। यानी किसके कारण पलायन करते हैं, है ना? तो वो कारण करते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। प्रवासी पक्षी मतलब हुआ कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले पक्षी होता है, वो जलवायु परिवर्तन के कारण मानते हैं कहीं पर ज़्यादा ठंडा आ गया, वहाँ पर नहीं रह सकता, तो वैसे प्रदेश में जाएगा जहाँ पर थोड़ा मौसम ठीक हो, है ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है अंतर स्पष्ट करें। देख सकते हैं आप, वन्य प्राणी अंतर लिखना है दो चीज़ों में, यानी वन प्राणी एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ से लिखा हूँ। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर है। अब यहाँ से शुरुआत करते क्वेश्चन का सीरीज़। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। इसका आंसर अपने नोटबुक में तैयार करके लिखिएगा और इसको याद करिएगा। ठीक है, देख लीजिए, कहा गया है वन प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है ना? ये दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो आपको बताना है इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए पहला क्वेश्चन से, दूसरे क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है वो लिखा है यहाँ पर कि वह क्षेत्र जहाँ वन्य जंतु स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, ये कहलाते हैं वन्य प्राणी, है ना? जैसे कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान इसके उदाहरण है। दूसरा अंतर मैं ये लिख सकता हूँ। फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के वह क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीवन, पौधे और जंतु तथा उस क्षेत्र के आदिवासी पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करते हैं। यानी कि उसके अंदर ये कोई है ना, जीवन यापन करने वाले आदिवासी भी उस जंगल के अंदर ही रह सकते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है इसमें पंचमढ़ी क्षेत्र, पंचमढ़ी का जो क्या है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये मतलब दूसरा अंतर कहलाएगा। चलिए उसके बाद है चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में क्या अंतर है? आपने घुमा ही होगा चिड़ियाघर और अभयारण्य में क्या अंतर है? चिड़ियाघर होता है ना कि किसी छोटा सा क्षेत्र में, है ना, कि जानवरों को कैद करके रखना, एक जानवरों को दिखाने के लिए, लोगों को है ना आकर्षण के लिए रखा जाता है ताकि लोग आए। इसका अब विभिन्न प्रकार के जैसे बच्चे हो गए, वो जा कर के वहाँ अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को। लिखा गया है चिड़ियाघर वह स्थान है जहाँ प्राणियों को कृत्रिम आवास में संरक्षित किया जाता है। कृत्रिम आवास का मतलब होता है कि खुद के द्वारा बनाया गया आवास, है ना? उसके बाद दूसरा है अभयारण्य वह स्थान होता है जहाँ वन्य जंतु अपनी प्राकृतिक आवास में किसी भी प्रकार से विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यानी कि अपने से रह सकते हैं, जंगल में खुले आम रहते हैं, तो इसे कहते हैं अभयारण्य। और चिड़ियाघर में क्या है कि खास जगह बनाया होता है, घर बनाया होता है जानवरों के लिए, और उसमें खाना वगैरह सब देना पड़ता है उसको। ठीक है, उदाहरण के लिए दिल्ली का चिड़ियाघर आप ले सकते हैं, पटना का चिड़ियाघर भी ले सकते हैं। इधर उदाहरण के लिए राजस्थान का सारिस्का बाघ अभयारण्य जो है इसके उदाहरण हो सकते हैं। चलिए, तो ये उदाहरण जो है एक प्रकार का अंतर ही है। ठीक है, चिड़ियाघर अभयारण्य में अंतर। उसके बाद आपका है कि संकटापन्न स्पीसीज उसे कहते हैं जो अभी विलुप्त होने के कगार पर है ना? अब विलुप्त हो स्पीसीज क्या है? जो विलुप्त हो चुके हैं, मौजूद नहीं है, अब विलुप्त होने के कगार पर। देखो इसके में अंतर लिखना है। तो ये प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर होते हैं जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है ना? उसे अब संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन ये क्या विलुप्त प्रजातियां अब तो है ही नहीं, है ना? जैसे डायनासोर हो सकता है विलुप्त प्रजाति में। दूसरा अंतर मैंने लिखा, इस साइड लिखा है बाघ, जंगली जीव, भैंस। ये सब क्या है कि बाघ और जंगली भैंस ये सब का जो है संकटापन्न जीव है, क्योंकि ये विलुप्त होने के कगार पर है। चलिए उसके बाद देख लीजिए वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में क्या अंतर है ना? वनस्पति जात एवं प्राणी जात। वनस्पति जात क्या होता है, प्राणी जात क्या होता है, उसके बीच हमको अंतर लिखना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि
किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वनस्पति कहलाते हैं ना। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। आम, जामुन, बरगद, साल वृक्ष आदि जो है सो वनस्पति जात के उदाहरण है। आपको पता ही होगा वनस्पति का मतलब हुआ पेड़ पौधा, है ना। फिर ये दूसरा क्या है, प्राणी जात में हिरण, भेड़िया, कुत्ता, बाघ इत्यादि क्या है प्राणी जात के उदाहरण है। तो ये अंतर हो गया आपको वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर। उसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनोन्मूलन मतलब होता है पेड़ पौधों की कटाई, है ना। पेड़ पौधों की कटाई से वन प्राणी पर क्या प्रभाव पड़े हैं। तो आपको पता ही होगा कि पेड़ पौधों पर क्या वन प्राणी पर तो ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है। देखो मैंने क्या लिखा है कि वनोन्मूलन से वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। जो भी वन प्राणी है यानी कि जानवर वगैरह है उसका प्राकृतिक आवास यानी घर नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक आवास के बिना जानवरों एक मिनट प्राकृतिक आवास के नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक आवास के बिना बच्चा कुछ ज़्यादा साउंड कर रहा है। प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक आवास के बिना जानवरों को रहने और प्रजनन करने के लिए कोई जगह नहीं मिल पाती है, बच पाती है। इसके परिणाम स्वरूप कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर होते हैं, कगार पर है। ठीक है, ये प्रभाव पड़ता है वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन से। वनोन्मूलन होता है पेड़ पौधों की कटाई। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण मतलब पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने लिखा है इसके लिए कि पर्यावरण वनोन्मूलन का एक परिणाम विश्व उष्मन है। ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना ही होगा कि आज देखते हैं कितना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती है, क्योंकि पौधे तो रहेंगे ही नहीं, काट दिया जाएगा अगर, तो क्या होगा कि ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा वातावरण में जमा हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित करता है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती है, यह वायुमंडल में जमा हो जाती है। इसका हमारे परितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चलो इसके बाद गांव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि वनोन्मूलन का, यानी पेड़ पौधा की कटाई का। तो ग्रामीण क्षेत्र में देखे होंगे आप कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चूल्हा पर जो लकड़ी से खाना बनाते हैं ना, और लकड़ी मिलेगा ही नहीं क्योंकि वन तो काट दिया जाएगा। तो वही चीज़ लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी हद तक ईंधन, फल, लकड़ी आदि के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। वनोन्मूलन ने उनके संसाधनों को कम कर दिया है और निर्जन जानवर भी ग्रामीण के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि वनों को काट दिया जाए तो जो वनों में रहने वाले प्राणी हैं वो ग्रामीण गांव में विचरण करेंगे, है ना, और वो गांव के लिए खतरा हो जाएगा। ग्रामीण लोगों को शिकार बना सकता है, जो मांसाहारी जीव है, जैसे शेर जो भी हो। ठीक है, पहले शहर में क्या प्रभाव पड़ा है, शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा वनों को। तो शहर क्षेत्र का जो है सीधा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जलवायु से परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है, जो शहरों को भी प्रभावित करती है। यह विशेष उष्मन को की भी ओर ले जाता है। विशेष उष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन घ के बाद देखते हैं। पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस धरती पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो वनोन्मूलन से उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित हो सकता है। अगर पेड़ पौधे आप कटाई करते रहेंगे तो जो भी खाना कहते हैं कि जो भी फसल उगाते हैं हम लोग वो नहीं उग पाएगा, है ना, वो रेगिस्तान में बदल जाएगा। बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाएं भी वनोन्मूलन का परिणाम है। बाढ़ कैसे हुआ, क्योंकि मिट्टी ऊपरी सतह पर रहेगा ही नहीं, कंकड़ पत्थर रहेंगे तो ज़्यादातर पानी को नहीं सोखा जाएगा और वो सब ऊपर सतह पर ही रहेगा, है ना। जो भी मिट्टी रहेगा वो नदियों को भर देगा और जिससे क्या होगा, लेयर एक समान हो जाएगा और बाढ़ आने की खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए उसके बाद है अगली पीढ़ी पर क्या इसका असर पड़ सकता है। अगली पीढ़ी पर पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि आप अगर पेड़ों को काटते रहेंगे तो हम लोग तो उपयोग कर लेंगे, लेकिन अगली पीढ़ी जो होगा हमारा क्या करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि हम ही कल होकर के ना पाए। इसलिए क्या है, ज़रूरी है कि एक समुचित मात्रा में इसका उपयोग किया जाए। चले, है ना। वनोन्मूलन के कारण अगली पीढ़ी कई सुंदर और आकर्षक प्राणी जात और वनस्पति जात को देखने में सक्षम नहीं होंगे। उसे विश्व उष्मन के प्रभावों का शिकार करना होगा और उसके पास कोई ईंधन और कागज़ आदि भी नहीं होंगे। आपको पता ही होगा कि कागज़ किस चीज़ से बनता है, तो कागज़ बनता है लकड़ियों से। ठीक है, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे मतलब बड़े बड़े पेड़ों को काट करके कागज़ बनाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होगा यदि
4 नंबर में भी इसी तरह पॉइंट है। मैंने कहा ना कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, बाकी इसके बाद जो भी चैप्टर है उसमें कम कम क्वेश्चन है। तो लिखना होगा आपको, याद करना पड़ेगा। याद क्या करिएगा, आप समझ सकते हैं, इस चीज़ को बता सकते हैं। कोई चीज़ रट्टा मारने से नहीं होता है ना, कोई चीज़ को आपको समझिए, अपने आप बता सकते हैं। याद करने के लिए कितना करिएगा, है ना। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे? वृक्षों की कटाई करते रहे तो क्या होगा? यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो बारिश और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी। बारिश भी कम हो जाएगी या मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, क्योंकि सूखा होगा, है ना। और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी और प्राकृतिक जलवायु में बदलाव आएंगे जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता, यानी कि मिट्टी में जो जल सूखता है, मिट्टी जो जल को धारण करता है, उस क्षमता क्या होगा, खो जाएगा, कमी आ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इससे पशु जीवन भी प्रभावित होगा। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन, नहीं 4 का ही दूसरा पॉइंट है। क्या होगा यदि एक मिनट, क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो? भाई घर किसी का भी बाधित हो तो वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जंतुओं का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका प्राकृतिक आवास बाधित होगा, उनके पास रहने और प्रजनन करने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि वो क्या करेंगे कि गांव शहर में जाएंगे और इससे आम जान माल को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि उसका शिकार वे कर सकते हैं अगर उस तरह के पशु हिंसक पशु है तो। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन, उसी में है जगह नहीं होगी, कहाँ गया, एक मिनट, प्रजनन के लिए कोई जगह नहीं होगी। उसके बाद उसी में है 4 के जो ख में है, उसी में है जगह नहीं होगी प्रजनन के लिए, है ना। भोजन की कमी के कारण जंतु पास के गांव में भटकने लगेंगे, वही पॉइंट यहाँ पर भी लिखा गया है, ठीक है। भोजन के गांव के आस पास वाले गांव में घूमेंगे और घरेलू पशुओं को अपना शिकार बनाएंगे। जो भी घरेलू पशु है, जैसे गाय भैंस बकरी कुत्ता बिलाई जो भी है, उसको अपना शिकार बना सकते हैं। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन, उसी में है कि क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए? अनावरित मतलब ऊपरी परत हट जाए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? तो मैं इसके लिए लिखा हूँ, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो वह जल से धुल जाएगी। जल से ऊपर वाला परत क्या होगा, पूरा धुल जाएगा, है ना। ऊपरी परत के हटने से उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी तथा मिट्टी की ऊपरी परत बहकर नदियों में जमा हो जाएगी, जिससे नदियों की गहराई कम होने पर बाढ़ की संभावना कई गुना बढ़ सकती है ना। जो ही मिट्टी है ऊपर बह के नदियों में चला जाएगा, बाकी जब लेयर समान हो जाएगा तो बाढ़ की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। संक्षेप में उत्तर दें, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उत्तर है इसका कि जीवों के विलुप्त न होने तथा पर्यावरण संतुलन के लिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है संक्षेप में उत्तर ही दे, संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए सुरक्षित नहीं है पूर्ण रूप से। बताए क्यों? क्योंकि शिकार इन जंगलों में, इन वनों में पहुंचकर लोग करते हैं, शिकारी करते हैं, तो इसलिए सुरक्षित नहीं है, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। कैसे? कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। कुछ आदिवासी ही क्या, जितने भी आदिवासी हैं वन पे ही निर्भर करते हैं। अभी भी अपने भोजन, लकड़ी, ईंधन, आश्रय आदि के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 5 के बाद हो सकता है कि छठा क्वेश्चन हो, है ना। इसमें घ भी है, अंग भी है और चौ भी है, बहुत सारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिख के ना समय ज़्यादा लगा है। खैर आप वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, यही आपसे क्या है कि डिमांड है। खैर कोई विशेष डिमांड तो मैं रख नहीं सकता। वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है? वनोन्मूलन का मुख्य कारण बढ़ता हुआ जनसंख्या है, शहरीकरण है और औद्योगिकीकरण है। आज शहरीकरण, औद्योगिकीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुका है। भारत ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है ना। वनोन्मूलन के परिणाम मरुस्थलीकरण, यानी कि जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं होगी, और प्राकृतिक आपदाएं हैं। इससे पौधों और जंतुओं की कई प्रजातियों को भी असुरक्षित बना दिया है। वनोन्मूलन ने ये पौधों और जंतुओं की कई प्रजातियों को असुरक्षित बना दिया। रेड डाटा पुस्तक आपको पता होगा, रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो ये कहाँ गया भाई, हाँ ये तो यहाँ था, एक मिनट सर।
रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक में सभी जो भी लुप्त प्राय है यानी लुप्त होने के कगार पर है जंतुओं और पौधों को रिकॉर्ड होता है। ठीक है, मतलब ये पुस्तक है एक तरह से, इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है जो भी लुप्त प्राय जंतु हैं जो लुप्त हो चुके हैं, लुप्त होने की कगार पर हैं। प्रवास से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया ही है कि प्रवास का मतलब होता है एक निवास स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, स्थानांतरित हो जाना, और प्रवास कहलाता है। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन कहा गया है फैक्ट्री एवं आवास की। अब आगे एक एक लाइन से क्वेश्चन है, ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कहा गया है कि फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है, यानी अंधाधुंध कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्यायसंगत है? इस पर चर्चा करें तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें। ठीक है, तो मैंने लिखा है इसके लिए कि ये कहाँ चला जाता है, हाँ इसके लिए मैंने लिखा है कि फैक्ट्रियों और आश्रय के लिए, आश्रय मतलब होता है होम, घर के लिए बढ़ती मांग के कारण पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है। अगर हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपत्ति बरकरार रखनी हो तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाना एकमात्र विकल्प है। पेड़ों की कटाई को उचित तभी ठहराया जा सकता है जब आप जितना पेड़ लगाएं उतना क्या करें, जितना पेड़ काटते उतने लगाना भी है, तभी ये न्याय संगत माना जाएगा। जब उसके स्थान पर पुनः वृक्षारोपण किया जाए तथा हम जितने पेड़ काटे उतने ही या उससे अधिक पेड़ लगाने चाहिए। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार करें। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं यहाँ से। देखिए कि मैंने लिखा है कि अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी स्थानीय निवासी की होगी। हमें अपने स्थानीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। साथ ही स्थानीय निवासियों को वनोन्मूलन और विश्व उष्णन के परिणामों के बारे में जागरूक करना चाहिए। अपने इलाके में पौधे लगाता हूँ मैं, मतलब आप क्या करते हैं वो जो दूसरा कहा गया है ना, और दूसरों को भी पौधे लगाने को बताता हूँ, ये आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है? बिल्कुल हुई है वनोन्मूलन से वर्षा दर कम, लेकिन कैसे? तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होने से है ना, पौधों की भोजन बनाने के लिए क्या होता है, CO2 लेता है। CO2 का मतलब आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग छोटे हो तो उतना जानकारी नहीं हो सकता है और हो भी सकता है, तो इसको याद रखिएगा CO2 क्या होता है ना, की आवश्यकता होती है। CO2 की आवश्यकता किसके लिए होता है? पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। अब क्या है एक मिनट, ये क्यों जग रहा है, खैर मेरी ही गलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, क्योंकि पौधे तो रहेंगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। पृथ्वी पर ताप में वृद्धि, जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। ताप वृद्धि है ना, ताप वृद्धि मतलब टेम्परेचर, जल चक्र, इस सब का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आ जाती है। इस बात को आप लिख सकते हैं। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति को बताइए। इस चीज़ को आप नहीं लिखिएगा, बच्चे क्या करते हैं इस चीज़ को भी लिख देते रहते हैं ना, ये आपको तैयार करना है। मैंने आपके लिए लिखा है कि बिहार में कुल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में है कि नहीं। अब इसमें क्या करना है कि आपको इसका भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति को दर्शाना है, कि यानी कि वो मैप आपको बनाना है, ठीक है, आपको ये काम खुद करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? कागज़ की बचत करना क्यों ज़रूरी है? 10 नंबर क्वेश्चन, हमें कागज़ की बचत करनी क्यों ज़रूरी है? और उसके साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन बोला गया है कि जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं उनकी सूची बनाइए। तो कागज़ की मांग को पूरा करने के लिए हज़ारों वृक्ष काटे जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि वृक्षों से ही कागज़ का निर्माण हुआ है ना। अतः इससे वृक्ष नहीं बच पाएंगे, अतः कागज़ को बचाना चाहिए और समझदारी से उपयोग करना चाहिए। हमें इधर उधर कागज़ को नहीं फेंकना चाहिए, अपनी पुरानी किताबों को नहीं फेंकना चाहिए। गरीब बच्चा जो भी है ना, उसको दान में दे देना चाहिए। दान में क्या मतलब, जो जिसको हेल्प की ज़रूरत है उसे आप दे सकते हैं, और जिससे उसको वो
अपना उपयोग कर सकता है और इसे उन लोगों को दे देना चाहिए जिसे इसकी अत्यंत ज़रूरत हो। इस पॉइंट को भी लिख लेंगे आप। हमें ये पॉइंट है ना कागज़ के को आप कैसे बचा सकते हो भाई, हमें दुकानों से पेपर बैग लेने से बचना चाहिए। पेपर बैग आपने देखा ही होगा, है ना। इसके बजाय जूट के बैग जो होता है ना उसे ले जाना चाहिए, या फिर जो भी थैला आपके पास है वो ले जाए। पेपर बैग ना लेना चाहिए और थैला वगैरह भी, प्लास्टिक वगैरह भी नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको बुक में ही मिल जाएगा इसका आंसर। देखिए पहेली है, एक तरह से समझिए। ऊपर दी गई पहेली को पूरा करिए। ऊपर से नीचे की ओर 2 शब्द हैं, 2 वाक्य हैं। विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक, और दूसरा साइड में पड़ जाता है आपका ये, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाएं से दाएं की ओर पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। विलुप्त हुई स्पीसीज, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आंसर क्या भराएगा। विलुप्त हुई स्पीसीज तीसरा कहा गया, हाँ रेड डाटा पुस्तक, इसमें भराएगा रेड डाटा पुस्तक, रे इसमें भराएगा ड, इसमें रे ड डाटा डाटा, है ना। ये हो जाएगा संकटापन एक तरह से। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट, इसको आप भर सकते हैं, है ना। इसके लिए मैं तैयार करके रखा हूँ, एक मिनट, ये तो मिल नहीं, हाँ ये है, ठीक है। ये जो है आप इस तरह भर सकते हैं। पहला है रेड डाटा पुस्तक, लाइन से ऊपर से नीचे की ओर आप देख सकते हैं रेड डाटा पुस्तक ना, ऊपर से नीचे की ओर रेड डाटा पुस्तक। फिर इधर संकटापन्न, फिर इधर है जैव मंडल, फिर जैव विविधता, विशेष क्षेत्रीय। अब इस तरह पूरा आपका क्वेश्चन हो जाता है तैयार, और 11 के 11 क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा दिया है। अब इस तरह आपको करना है क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और कंटिन्यू लिखते रहिए, याद करते रहिए। अगला चैप्टर के लिए ज़रूर आइएगा। चलिए धन्यवाद। अगला चैप्टर जस्ट कल डला जाएगा, या फिर आप अगर लेट देखेंगे तो वो भी डला चुका होगा। गुड नाइट।